इन पर क्वेश्चन आ रहे हैं। आप ही मुझे बताओ, जब ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, अगर ये थीटा है तो इसी को तो हम आधार बोलते हैं, इसी को आधार बोलते हैं, इसी को लंब बोलते हैं और इसी को अपन कर्ण बोलते हैं। ठीक है मेरे भाई। तो कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है और कर्ण का जो इंग्लिश अर्थ है वो है हाइपोटेनस, इंग्लिश अर्थ है हाइपोटेनस। और आधार को हम बोलेंगे बेस और परपेंडिकुलर को हम बोलेंगे अपना लंब बोल देंगे। अब इसी से ही हम पाइथागोरस लगा सकते हैं यहाँ पर। तो पाइथागोरस जो होती है वो होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये पता है आपको, बात पता होनी चाहिए। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, अगर आपसे बात छोटी सी बात करना चाहूँ तो आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का इसी नाम से निकल कर आता है, जहां पर हम एल को तो बोलते हैं लंब, ए को बोलते हैं आधार और एल को बोलते हैं लंब, के को बोलते हैं कर्ण, के को बोलते हैं कर्ण। तो ऐसे याद रखने से क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, आपने नाम सुना होगा, देखो साइन कॉस टेन। हाँ, बहुत नफरत है इनसे, बट पेपर में आ रहे हैं तो क्या करें, करना तो पड़ेगा। कॉसेक, सेक और कॉट, तो ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं। तो कोई अगर आपसे कोई साइन थीटा पूछे तो साइन थीटा की वैल्यू लंब बटे कर्ण बता दोगे, कॉस थीटा की वैल्यू आधार बटे कर्ण और टेन थीटा की वैल्यू लंब बटे आधार। इसी प्रकार अगर कोई कॉसेक पूछे तो कर्ण बटे लंब, सेक पूछे तो कर्ण बटे आधार और कॉट पूछे तो आधार बटे लंब होता है। ये बात आपको समझ में आ गई क्या? आप लोग ये भी कह सकते हो कि अगर साइन थीटा को कॉसेक थीटा से मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना होगा। अगर आपसे कहा जाए कि कॉस थीटा को सेक थीटा से मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना होगा। अगर कहा जाए कि टेन थीटा को कॉट थीटा से मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इन सभी को गुणा करने पर एक आता है, क्योंकि यह उसका इनवर्स है। इन दोनों को गुणा करने पर एक आता है, यह उसका इनवर्स है। ठीक है मेरे भाई, यहां तक किसी को कोई समस्या तो नहीं है? चलो, अब कुछ ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक आइडेंटिटी होती है, उनको भी आप याद रखा करो। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इतना तो सबको याद रहता है, लेकिन इसको उल्टा पटकना भी आना चाहिए। जैसे कि कल को कोई पूछे आपसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो तुरंत आप मुंह से बोलोगे कि साइन स्क्वायर थीटा होता है। अगर कोई आपसे पूछे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो तुरंत आपके मुंह से निकलना चाहिए कि सर कॉस स्क्वायर थीटा होगा। यानी कि अगर मैं कोई आपके सामने प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ, आइडेंटिटी लिख रहा हूँ, तो इस आइडेंटिटी की उठा पटक भी आपको करनी आनी चाहिए, जिससे कि आप उसके रूप को समझ पाएं कि इसको ये ऐसे लिखा है तो इसको साइन लिख सकता हूँ, ये ऐसे लिखा है तो इसको कॉस स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये इसकी पहली आइडेंटिटी होती है, काम की आइडेंटिटी होती है मेरे भाइयों। यहाँ तक किसी को कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए। अगर हम अगली आइडेंटिटी की बात करें तो अगली आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर आपका सेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। इससे एक आइडेंटिटी ये निकल के आती है ए प्लस का बी, यानी कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इनकी जो वैल्यू है वो 1 के बराबर है। इससे क्या तात्पर्य है कि अगर ये p के बराबर होगा तो ये 1 अपॉन p के बराबर होगा। तो ये दूसरी आइडेंटिटी हो गई, ये दूसरी आइडेंटिटी हो गई। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें तीसरी आइडेंटिटी की, तो तीसरी आइडेंटिटी होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। और यहां से भी देखो वही फॉर्मूला निकल कर आएगा, क्योंकि क्या निकल कर आ रहा है, कॉसेक स्क्वायर ए थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, a प्लस का b और a माइनस का b। इसका भी डायरेक्ट हो सकता है, आपको आने वाली शिफ्ट में डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा। जी हाँ, वो बराबर 1, यानी कि अगर ये p है तो ये 1 अपॉन p होगा, तभी तो गुणा करने पर एक आया। ठीक है, तो ये भी आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, चलिए ओके, आ जाओ। अब आगे की जो चीज है, ये जो तरीका होता है आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, इसी को ही तो हम क्या बोलते हैं, इसी को ही तो हम ट्रिपलेट बोलते हैं। तो कुछ जरूरी ट्रिपलेट्स भी आपको याद होने चाहिए, जरूरी ट्रिपलेट्स भी आपको याद होने चाहिए, क्योंकि पेपर में आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जरूरी ट्रिपलेट में देखो आप जानते हैं कि 3 4 5 आपका एक जरूरी ट्रिपलेट है, 6 8 10 आपका एक जरूरी ट्रिपलेट है, इसी के साथ साथ 9 12 15 आपका जरूरी है। तो आप लोग सोचते होंगे सर आप कैसे याद रख के बैठे हो। भाई मैं याद नहीं कर रहा हूँ इनको, मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि अगर आपको 3 4 5 पता है, जो कि सिद्ध कर रहा है खुद को कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर होता है 5 का स्क्वायर, ये सिद्ध कर रहा है ना, ये सिद्ध कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बोले सर अच्छी बात है ये तो ये पॉसिबल कैसे है? देखो आपको ये चीज आपको ऐसे भी समझाना है, मेरे को कोई हर्ज नहीं है कि अगर आप 5 का स्क्वायर लेते हो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो आप यहाँ देख सकते हो ये मैंने 5 बाई 5 का आपके सामने ले लिया। अब यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि यार अगर मैं ये डॉट्स की बात करूं, तो क्या यहाँ पर अगर मैं डॉट्स की बात करूं तो यहाँ पर ऐसे डॉट्स मेरे पास बनेंगे जो 3 बाई 3 के भी होंगे और 4 बाई 4 के भी होंगे। तो आप यहाँ देख सकते हो कि अगर आप 3 बाई 3 के ये डॉट्स ले रहे हो, इसमें सारे आ गए। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपके देखना कितने, ये 5 और 5 10 और 6 16। तो आप यहाँ देख सकते हो कि 4 बाई 4 के 16 डॉट ये पड़े हुए हैं, तभी तो ये आपका ट्रिपलेट बन गया पूरा का पूरा, तभी तो आपका ये पूरा का पूरा ट्रिपलेट कहलाता है। तो यहाँ पर इसलिए तो ये बराबर होता है, तभी तो आपका ये 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर बराबर है ना 5 का स्क्वायर होगा। अब और भी जरूरी ट्रिपलेट्स भी लिखा दोगे क्या सर आप हमें? बिल्कुल लिखा दूंगा, देखिए जरा कैसे कैसे ट्रिपलेट आपको याद रखने हैं। तो ट्रिपलेट की जानकारी की बात अगर मैं करूँ, हाँ ट्रिपलेट की जानकारी की अगर मैं बात करना चाहूँ आपसे, तो 3 4 5 आपने देखा और 6 8 10 आपने देखा, तो आपको और भी याद रखने होंगे, जैसे कि 5 12 13 याद कर लो फटाफट से, ये काम आते हैं 5 12 13। ठीक है, और 7 24 25, और बताओ क्या क्या होता है, 8 15 17, और बताओ 9 40 41। ये ऐसे हैं जो आपको रटने पड़ेंगे, याद होंगे अच्छी बात है, आज याद नहीं है तो कल याद करने पड़ेंगे, करने जरूर पड़ेंगे। 11 60 61, 12 35 37, 13 84 85, 16 63 65, 20 21 29, 48 55 73, 28 45 53, 119 120 169 एक्सेट्रा। और भी हो सकते हैं, बट ये जरूरी है, जिनको आप दिमाग में रखोगे तो आपको पेपर में बहुत मदद मिलेगी और आपकी कोई ये मदद रोक नहीं पाएगा, है ना। इनको याद रखो, इन पे जरूर सवाल आ जाते हैं। आपको एक और अच्छी बात बताऊं,
कि कभी भी अगर आपका समकोण त्रिभुज बन रहा है, कभी भी समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये मैं हालांकि आउट ऑफ कंटेंट्स जा रहा हूं, लेकिन कभी भी समकोण त्रिभुज का अगर कोई भी क्षेत्रफल की अगर बात करोगे तो आप ये समझते हो कि समकोण त्रिभुज कब बनेगा, जब ये वाली भुजाएं होंगी तभी बनेगा। निश्चित है, हमेशा याद रखना कि क्या कभी भी समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल में कर्ण का कोई योगदान होगा? ये जो कर्ण है सबसे बड़ी भुजा, इसका कोई योगदान होगा नहीं, क्योंकि जो क्षेत्रफल होता है वो केवल और केवल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। तो आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि बेस इंटू हाइट होता है, लेकिन हाइपोटेनस का कोई भी रोल ही नहीं है। हाँ, हाइपोटेनस का कोई रोल भी नहीं है, कोई रोल ही नहीं होता। तो हाइपोटेनस का अगर रोल नहीं होता और आपसे मैं जनरल एक सवाल पूछूं कि जो क्षेत्रफल है वो हमेशा किससे डिविजिबल होगा, तो जवाब आएगा वो जो क्षेत्रफल है हमेशा 6 से डिविजिबल होगा। आप चाहे तो चेक कर लो, कोई भी बच्चा चाहे तो चेक कर सकता है कि जो ये क्षेत्रफल है, देखो 12 पंजे, यहाँ पे भी 6 का मल्टीपल है, यहाँ पे भी 6 का, 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 यहाँ पे भी 6 का। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। यानी कि कल को अगर आप देखो कोई राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा हो और आपको बड़ा टिपिकल डेटा दे दिया हो और आपको पता ना चल रहा हो, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया मान लो, तो आपको सॉल्व करने की जगह अगर आप ऑप्शन में देख सकते हो, ऑप्शन में देखो कि 6 का मल्टीपल कौन सा है, आप आंसर लगा देना, आंसर आ जाएगा आपका, कोई गलत नहीं कर सकता। तो 6 का मल्टीपल होगा ही होगा। ये वाली बात आपको यहाँ तक क्लियर होनी चाहिए। अभी तक हम ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक आइडेंटिटी को पढ़ चुके हैं, अब अगली आइडेंटिटी की बात करता हूँ, जो आपके काम के फॉर्मूले हैं वही बताऊंगा। ज्यादा बहुत कुछ है पढ़ाने को तो, लेकिन ज्यादा नहीं होगा, है ना, जो आपके काम की चीजें। अच्छा, आपको एक चीज ये याद होनी चाहिए कि भाई ये जो वैल्यू है, जैसे मैंने थीटा की वैल्यू यहाँ रख दी 0 डिग्री, थीटा की वैल्यू मैंने यहाँ रख दी 30 डिग्री, थीटा की वैल्यू यहाँ रख दी मैंने 45 डिग्री, थीटा की वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी 90 डिग्री। ये आपको वैल्यू पता होनी चाहिए सभी की। ये जरूरी चीज है, क्योंकि जब आप वैल्यू पुट भी करोगे तो आपको पता तो हो। तो साइन 0 कितना होता है? 0 होता है। साइन 30 कितना होता है? 1/2 होता है। साइन 45 कितना होता है? 1/√2 होता है। साइन 60 कितना होता है? √3/2 होता है। और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। अगर मैं आपसे cos थीटा पूछूं, यानी कि और थीटा कैसे कैसे चेंज होगा, 0 30 ऐसे होगा, तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। √3/2 हो जाती है, ठीक है मेरे भाई, 1/√2 हो जाती है, और ये 1/2 हो जाती है, और ये 0 हो जाती है मेरे भाई। तो सर किया क्या आपने? साइन को cos को आपस में उल्टा कर दिया। मैंने कहा बेटा मैंने उल्टा नहीं करा है, इसी से ही प्रॉपर्टी सिद्ध होती है कि जो साइन थीटा है वो साइन थीटा 1 बराबर हो सकता तो है किसके? cos थीटा 2 के। लेकिन कब? लेकिन थीटा 1 प्लस थीटा 2 अगर 90 डिग्री होगा तब। यानी कि आप अगर ये बोलते हैं साइन 0 की वैल्यू साइन cos 90 के बराबर है, तो साइन 0 की वैल्यू cos 90 के बराबर है, ये सही बात है। क्यों है? क्योंकि साइन 0 भी आपका 0 होता है और cos 90 भी आपका 0 होता है। इसलिए है क्योंकि थीटा 1 प्लस थीटा 2 90 डिग्री है। इसी को ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, इसी को ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी बोलते हैं। 90 डिग्री वाला संबंध है ना, इसलिए है। समझ में आई बात आपको? चलिए, अगर मैं अगला कंसेप्ट की अगर बात करना चाहूं, आगे मैं बात करना चाहता हूं tan थीटा कैसे निकालोगे। तो tan थीटा का अपना अलग उद्गम है। tan थीटा कैसे निकलता है? साइन और cos का अपॉन कर दो, अपॉन कर दो। यानी कि कभी भी अगर कोई आपसे पूछे कि tan थीटा कैसे निकालो, तो tan थीटा कैसे निकालोगे? साइन थीटा बटे cos थीटा करना होता है, ये tan थीटा निकल जाता है। चलो सर, अच्छा लगा ये भी हमें, तो बस यही वाली बात है। तो 0/1, 1/√3, 1√3 और अनंत कह सकते हैं, या आप नॉट डिफाइंड कहिए। आप अनंत क्या कहेंगे? आप अनंत कौन सा आपको पता है कि क्या होता है? ठीक है मेरे भाई, क्लियर है? तो साइन cos tan की ये वैल्यू आपको आनी चाहिए। अब सर अगर मान लो मेरे को अगर कोई पूछ ले cosec की कैसे निकालूंगा, तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले तो बताया है कि आप केवल इनकी याद रख लो। cosec की उल्टी हो जाएगी, है? उल्टी का मतलब जैसे साइन की 0 है तो ये हो जाएगा 1/0, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2/√3, और ये हो जाएगा 1। बात समझ में आ गई क्या? ऐसे उल्टा कर देना होता है। तो आप अपने दिमाग पर इतना लोड ले क्यों रहे हो? आप केवल साइन cos को याद रखो, tan भी निकल जाएगा, cosec भी निकल जाएगा, और ये सारा काम आप अपने दिमाग में कर सकते हो, दिमाग में। क्योंकि जब तक दिमाग, अब मैं आपको बोलूं जस्ट उल्टा करना है। अब जैसे मैं आपको बोलूं कि भाई मुझे बताओ sec 30 की वैल्यू क्या होगी, sec 30 की, तो आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया है कि जो sec होता है वो cos का उल्टा होता है। sec और cosec का गुणा करूंगा 1 आएगा। तो sec अगर cosec का उल्टा होता है, मैंने पूछा sec 30 की, तो आप बोलेंगे सर cos 30 की वैल्यू पता है, उसको उल्टा कर दो, sec 30 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास निकलकर 2/√3। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? ऐसे होती है चीजें, ठीक है मेरे भाई। चलो आगे चलें, अब चलो आगे चलते हैं। अब अच्छी बात क्या है कि आप लोगों को एक चीज और समझा देता हूं। इलाके, जब कभी भी अगर आप ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो इलाकों का बड़ा रोल होता है। इलाकों का मतलब क्या होता है? ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है आपका, ये आपका 180 डिग्री है, और ये आपका 270 डिग्री है, और ये आपका 360 डिग्री है। ये पूरा का पूरा एक चक्कर एक इलाके के बराबर है, पूरा का पूरा। आप मुझे बताओ इस पहले जो क्वाड्रेंट के अंदर तो कौन है? इसमें सारे के सारे जो पॉजिटिव होते हैं, कोई भी किसी को लात नहीं पड़ती। यहाँ कोई भी आओ, कोई भी बैठो, कुछ भी करो। ये दुबई है एक तरीके से, दुबई में कोई मना नहीं है, कोई भी कंट्री का आदमी बढ़िया रहता है। लेकिन जैसे बगल में आप आते हो, यहाँ पर आप देखो साइन और cosec का अपना घर है, एक जैसे हैं, एक जैसे साथ में चलते हैं, तो साइन cosec है। ये वाला किसका घर है? ये वाला आपका tan और cot का घर है, और ये वाला घर है cos और sec का। तो घर जिसका होता है वो एंगल के ऊपर डिसाइड होती है चीज। यानी कि अगर माइनस का एंगल होगा उसमें यही पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। अगर 90 डिग्री के बाद का कौन है तो उसमें यही पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। अगर 180 के बाद का कौन है तो यहाँ पर यही पॉजिटिव होंगे, ये दोनों नेगेटिव होंगे। एक चीज ये क्लियर है। दूसरी चीज, 90 डिग्री जैसे ही चेंज होता है, 90 डिग्री थोबड़ा चेंज कर देता है, और 270 डिग्री भी थोबड़ा चेंज कर देता है। थोबड़े का मतलब कि कभी भी अगर 90 डिग्री का प्लस होगा, कभी भी 270 डिग्री का प्लस होगा, तो समझ जाइएगा साइन का थोबड़ा किसमें चेंज हो जाएगा भाई, और कॉस का थोबड़ा किसमें चेंज हो जाएगा? साइन का कॉस में, कॉस का साइन में। ऐसे ही चेंज होना जरूरी है। इसी प्रकार tan का किसमें हो जाएगा भाई? tan का कॉट में, कॉट का tan में, और sec का cosec में। यानी कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करें या 90 डिग्री पे चेंज की बात करें, तो यही आपस में एक रिलेशन बनाते हैं, आपस में चेंज होता है। सर अगर 180 डिग्री आ जाए और अगर मान लो 360 डिग्री आ जाए, भाई आपने 180 डिग्री और 360 डिग्री की तो बात करी नहीं, क्योंकि इन पर कोई चेंज नहीं होता, सारे एक जैसे रहते हैं। यानी कि अगर थीटा अगर आपका 0 डिग्री आ रहा है या 360 डिग्री आ रहा है या 180 डिग्री आ रहा है, तो जो फंक्शन है साइन cos sec
tan, cot और cosec ये सब सेम रहते हैं, कोई चेंज नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा, कुछ भी चेंज नहीं होता है। मेरी बात आपको समझ में आ गई? यहाँ तक किसी को कोई समस्या तो नहीं है? एक ही चीज क्लियर हो रही है भैया? जल्दी से बता दो। आइए अब कुछ डायरेक्ट सवाल पेपर में भी आ जाएंगे, जैसे कि कल को पूछ लिया जाए आपसे कि sin थीटा प्लस cosec थीटा की वैल्यू 2 कैसे संभव है? कैसे संभव है? अगला आपसे ये भी पूछ लिया जा सकता है कि बाकी सब तो ठीक है बॉस, आप ये बता दीजिए कि sin थीटा प्लस cosec थीटा 2 कैसे संभव है? और आप बता दीजिए कि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2 कैसे संभव है? और आप ये भी बता दीजिए sin थीटा प्लस cos थीटा √2 कैसे संभव है? तो यहाँ पर आपको खुद का दिमाग चलाना पड़ता है। सर ये तभी संभव होगा जब यहाँ थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, ये तभी संभव होगा जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होगी, और ये तभी संभव होगा जब थीटा की वैल्यू 45 होगी, क्योंकि 1/√2 1/√2 2/√2 को हम क्या कह देंगे? √2 कह देंगे। तो ये सिंपल सी प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको आप अप्लाई करेंगे, आप डायरेक्टली आंसर दे पाएंगे, किसी को कोई समस्या यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है मेरे भाई, साइन कॉस में इक्वेशन हो आप पुट कर सकते हैं, थीटा फीटा जो भी आपको पुट करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स प्रॉपर्टी। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या होता है? जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तब क्या क्या संभव है सर? देखो दोस्तों, तब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो तब संभव देखो क्या है? संभव यह है कि sin थीटा 1 cos थीटा 2 के बराबर हो सकता है। संभव यह है कि आपका cos थीटा 1 आपका sin थीटा 2 के बराबर हो सकता है। संभव यह है कि आपका जो tan थीटा 1 है वो आपका cot थीटा 2 के बराबर हो सकता है। संभव यह है कि आपका जो cot थीटा 2 है वो आपका tan थीटा cot थीटा जो 1 है वो आपका tan थीटा 2 के बराबर हो सकता है। संभव यह है कि भैया आपका जो sec है cosec थीटा 2 के बराबर हो सकता है, और आपका जो cosec थीटा 1 है वो आपका sec थीटा 2 के बराबर हो सकता है। परेशानी लग रही होगी, बट यही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी की पहचान भी है, यही पहचान है, यही पहचान है। 90 डिग्री का कोण बनेगा तो ये आपस में बराबर हो जाते हैं, अगर योग 90 डिग्री आ रहा है तो बराबर हो जाएंगे। इनके पीछे एक गुणनफल वाली भी चलती है, जैसे कि कल को आपके सामने tan थीटा 1 गुणा tan थीटा 2 बराबर 1 आ जाए, तो यही प्रॉपर्टी बता रही है आपको कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 आपका क्या होगा? 90 डिग्री होगा, अगर 1 आ रहा है तभी पॉसिबल है। क्यों सर, ऐसा क्यों? अरे भाई इधर लेके जाओगे तो ऊपर जाएगा तो tan थीटा 2 गुणा में हो जाएगा। इसी प्रकार सर यहाँ पर भी फिर वही है, हाँ यहाँ पर भी वही है। देखो sin थीटा 1 गुणा में क्या आएगा? सोच के बताओ सर, अगर cos इधर चला गया नीचे और बराबर 1 हो गया तो cos ऊपर जाएगा तो sec बन जाएगा। हाँ बस 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 यही कहना चाह रहा हूँ। अब अगली प्रॉपर्टी आप खुद लिख के बताओगे कॉम्प्लीमेंट्री की, तो टीटी भी है, एसएस भी है, अब सीसी भी होगा। सीसी का मतलब क्या है? cos sec थीटा 1 ले लिया, गुणा sec को अगर ऊपर लेकर जाओगे तो कितना हो जाएगा? cos थीटा 2। तो सीसी टीटी एसएस तीनों का जब गुणा करते हैं तो 1 के बराबर हो जाता है। सीसी टीटी एसएस तीनों का जब गुणा करते हैं तो 1 के बराबर हो जाता है गुणनफल। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी, और इसके ऊपर काफी सारे प्रश्न बनते हैं, अभी भी पूछे गए हैं आपसे पेपरों में और आगे भी पूछे जाएंगे आपसे पेपर में, तो कोई टेंशन मत लेना आप लोग। ठीक है मेरे भाई, एक अगली प्रॉपर्टी भी आपको लिखा देता हूं, एक प्रॉपर्टी ये भी लिख लो आप, जैसे कि कल को कोई आपसे पूछ ले, जैसे ही मान लो साइन 80 डिग्री है, ये कॉस में किसके बराबर होगा? कोई बता सकता है आप में से? बताते चलो, साइन 80 डिग्री कॉस में किसके बराबर होगा? और मैंने आपसे पूछ लिया कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी ये 1 के बराबर है। मैंने लिख दिया कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी, ये भी अगर 1 के बराबर है तो क्यों है ये 1 के बराबर? और है तो कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से? ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी की वजह से, जहां a प्लस बी 90 डिग्री होता है, यहाँ जोड़े बनते हैं, आप जानते होंगे। तो आप ये कह सकते हो कि साइन 80 जो है वो कॉस 10 के बराबर होगा। ये बात आपको समझ में आप तुरंत आ गई होगी कि क्यों होगा, है ना? बराबर होगा तो बस ठीक है। हाँ, और ये वाली प्रॉपर्टी भी समझ में आ गई होगी। कल को अगर मैं आपके सामने लिख दूं कि भैया साइन 33 डिग्री, साइन स्क्वायर 33 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 57 डिग्री इसके बराबर होगा। इसी को ही ध्यान में रखते हुए सीरीज बनती है, जैसे कि साइन 10 डिग्री, साइन 20 डिग्री, और ऐसे चलते चलते आप चले जाते हो साइन 70 डिग्री, साइन 80 डिग्री। तो इसका जवाब क्या होगा? सोच के बताना थोड़ा, सोच के बताना, जल्दबाजी क्या करनी है। तो आप लोग जानते हो सर इसकी वैल्यू 1 के बराबर होगी क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। और फिर आपने देखा सर 10 डिग्री है, 80 डिग्री के साथ जोड़ा बना लेगा, 20 डिग्री 70 डिग्री के साथ जोड़ा बना लेगा, ऐसे कितने जोड़े बनेंगे? तो कभी भी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लीजिएगा, जैसे 80 डिग्री माइनस का 10 डिग्री और कॉमन डिफरेंस आ रहा है 10, तो और प्लस का 1, तो कुल मिलाकर आपके 8 टर्म आ रही हैं। कितने दोस्तों? 8 टर्म आ रही हैं। 8 टर्म में आप ये कह सकते हो कि 4 जवाब आएगा, 4 जोड़े बन जाएंगे, और 4 जोड़े का मतलब 4 आंसर हो गया। आप ये कोशिश करोगे कि सर 45 क्या 45 आएगा? नहीं आएगा 45, क्यों? क्योंकि 10-10 का गैप है ना, 45 बन ही नहीं रहा। तो कभी भी अगर सम जोड़े बनते हैं तो डायरेक्ट आंसर आता है, विषम बनते हैं तो अगर वो एक जो अगर एक्स्ट्रा बन रहा है, ठीक है, आ रहा है ना सही तरीके से? ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि आपका जो जवाब होगा वो 4 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा? 4 आपका जवाब हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या कर दिया, टर्म को एक तरीके से आधा कर दिया। ठीक है।